देवरानी कोमल की हर समय इंसल्ट ही करती रहती थी। माँ जी देखिए ना, कोमल तो बिल्कुल गरीबों वाली हरकतें करती है। दाल में घी ऐसे डाला है मानो उबली हुई दाल ही हो बिना तड़के की। और रोटी तो देखिए माँ जी, रोटी में घी भी नहीं लगाया, सूखी रोटी आगे रख दी। कोमल इधर आ, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अरे तू गरीब घर से आई है तो तू हमें भी गरीब समझने लगी है क्या? जब घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है तो तू इतनी कंजूसी क्यों करती है? हाँ, आज तूने खाने में देसी घी क्यों नहीं डाला? माँ जी देसी घी खत्म हो गया है, जो था वो मैंने यूज कर लिया। माँ जी अभी 2 दिन पहले ही तो देसी घी आया था, इतनी जल्दी इसने खत्म भी कर दिया। कहीं ये देसी घी खुद तो नहीं खा जाती, क्योंकि इसने मायके में तो कभी देसी घी खाया ही नहीं होगा। नहीं माँ जी, घी तो रखा था, पर कल रेखा भाभी और उमा भाभी ने मुझे पिन्नियां बनाने के लिए बोला था, तो सारा घी पिन्नियां बनाने में ही लग गया। अरे अब तू मेरी बहुओं के खाने पर भी नजर लगाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? अरे तू गरीब घर की है, इसीलिए तू ऐसी हरकतें करती है। चल जा यहाँ से। रेखा बहू, लाला को फोन कर दे, नौकर के हाथ 5 किलो देसी घी भिजवा देंगे। कोमल रोती हुई रसोई में चली जाती है। उससे अक्सर ही ऐसे अपमान सहने पड़ते थे। नया साल आने वाला था। घर में नए साल की पार्टी की तैयारी चल रही थी। रेखा और उमा दोनों ने ही अपने मायके वालों को नए साल की पार्टी के लिए इनवाइट किया हुआ था। बस कोमल के ही मायके वाले रह गए थे। माँ जी हमने अपने अपने घर में तो सबको बोल दिया है नए साल पर आने के लिए, पर कोमल के घर वालों को बोलना भी रह गया है। कैसे करना है फिर? अरे छोड़ो ना, उन भिखारियों को बुलाने की क्या जरूरत है? पार्टी में तुम दोनों के घर से सब लोग आ जाएंगे। अब तुम्हारे मायके वालों में और कोमल के मायके वालों में बहुत फर्क है। नहीं माँ जी ऐसा मत कीजिए, मैं तो कहती हूँ इसके मायके वालों को बुला ही लेते हैं। सबके सामने उनका ऐसा अपमान करेंगे कि ये हमेशा याद रखेंगी। कान इधर लाइए, मैं आप सबको समझाती हूँ। रेखा और उमा अपनी सास के साथ मिलकर कोमल के मायके वालों को अपमानित करने की योजना बनाती हैं। बहू, घर में नए साल की पार्टी है, रेखा और उमा के मायके वाले भी आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने मायके वालों को न्योता दे दो। इस बार नया साल हम सब मिलकर मनाएंगे। जी माँ जी, मैं फोन कर देती हूँ। अब आएगा मजा, आने दो इसके मायके वालों को। कोमल को जरा सी भी भनक, बहू मेहमानों को पकवान परोस दिए ना? अच्छे से घी मिर्च मसाले बढ़िया डाले हैं ना? कोई कंजूसी मत करना। मेहमान खुश होकर जाने चाहिए। और तुम्हारे माता पिता भाई बहन सब कहाँ रह गए? बड़ी देर कर दी उन्होंने आने में। वो लोग भी समय पर आ जाते तो पार्टी का मजा ले लेते। जी माँ जी, मैंने सबको खाना परोस दिया है और वो मम्मी से मेरी बात हुई थी, बस पहुंचने वाले हैं। तभी कोमल के मम्मी पापा और भाई बहन आ जाते हैं। नमस्ते जी नमस्ते, आओ आओ, बड़ी देर कर दी आप सबने आने में। आज 31 दिसंबर की वजह से बहुत भीड़ थी, ऑटो भी नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला तो हम पहुंचे हैं। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वो रेखा बहू और उमा बहू के घर वाले गाड़ी से आए हैं ना, तो मुझे आप लोगों का ध्यान ही नहीं रहा कि आप लोगों के पास तो गाड़ी ही नहीं है, और आप लोगों की तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि गाड़ी खरीद सको। खैर छोड़ो, आओ आप सबको रेखा बहू और उमा बहू के घर वालों से मिलवाती हूँ। समधन जी, ये कुछ मिठाई लाए थे नए साल के आने की खुशी में। रख दीजिए। वैसे हमारे घर तो वो बड़ी दुकान है ना जो बाजार में है, वहीं से शुद्ध घी की मिठाई आती है। देखते हैं, अगर हमने नहीं खाई तो घर के नौकरों को दे देंगे, उनका भी तो नया साल है। कोमल सब सुन और समझ रही थी। वो अब तक ये जान चुकी थी कि उसके मायके वालों का बहुत अपमान हो रहा है, पर वो उस समय चुप रही। कोमल की जेठ जेठानी अपने अपने घर वालों की आवभगत में व्यस्त हो गए। सूरज ये सब देख रहा था। कोमल, अपने मम्मी पापा के लिए भी प्लेट लगा दो, सब लोग खाना खा रहे हैं। तुषार, ज्योति, चलो तुम लोग भी खाना खा लो, चलो। जी हाँ, बस मैं लगा ही रही हूँ। मम्मी पापा, तुषार ज्योति आओ बैठो, मैं आप सबको भी खाना परोस देती हूँ। कोमल जैसे ही खाना लेने रसोई में जाती है, वो देखती है सारे बर्तन खाली थे, उसमें खाना था ही नहीं। कोमल घबरा जाती है। अरे बर्तनों में तो खाना ही नहीं है, मैंने तो बहुत सारा खाना बनाया था। क्या हुआ कोमल, तुम परेशान क्यों?
अपने घर वालों के लिए खाना लगाओ। अच्छा नहीं लगता वो सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। क्या खाना लगाऊं? खाना तो बचा ही नहीं है। मैंने इतने सारे पकवान बनाए थे, बल्कि ज्यादा ही बनाए थे। रसोई में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा नहीं लगता सबसे इस बारे में पूछना। रुको, मैं कुछ करती हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुमने ज्यादा खाना बनाया था तो आखिर खाना खत्म कैसे हो गया? मैं अभी माँ और भाभीियों से ये बात पूछता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता, सब मेहमानों के बीच में बैठे हैं। कोई नहीं, मैं सबके लिए कुछ और बना देती हूँ, थोड़ी देर लगेगी। रुको, मैं बाजार से कुछ ऑर्डर करता हूँ। तुम कहाँ इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ बना पाओगी? नहीं नहीं, बाजार का मंगवाओगे तो सबको पता चल जाएगा। आप टेंशन मत लो, मैं कुछ बना लेती हूँ। कोमल के मायके वाले बहुत देर तक बैठे रहे। कोमल सूरज को कुछ मंगवाने के लिए भी मना कर रही थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा वगैरह को तो ये बात पता थी कि कोमल ने सारा खाना घर पर ही बनाया है। कोमल अपने मम्मी पापा का सम्मान रखने के लिए जल्दी जल्दी पूड़ियां और साथ में आलू की सब्जी बनाने लगी। तभी उसकी सास और दोनों जेठानी रसोई में आ गई। अरे कोमल, तुम ये पूड़ियां क्यों तल रही हो? इतना सारा खाना तो बचा हुआ है। अरे भाभी, आप समझते क्यों नहीं हो? कोमल अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों को गरम गरम खाना खिलाना चाहती है। इसने हमारे घर वालों को तो ठंडा खाना खिला दिया। अब अपने घर वालों को बढ़िया पकवान खिलाना चाहती है। इसके घर वालों ने कभी ऐसा बढ़िया खाना खाया नहीं होगा ना, तभी ये ऐसा कर रही है। जब इतना खाना पड़ा था तो ये सब बनाने की क्या जरूरत थी बहू? ये देखो कितना सारा खाना बचा हुआ है। ये थोड़ी है कि हम अच्छे खासे पैसे वाले हैं तो खाने की बर्बादी करें। माँ जी, थोड़ी देर पहले तक ये खाना नहीं था। रसोई में सारे बर्तन खाली थे। मुझे नहीं पता था कि भाभीियों ने सारा खाना कमरे में रखा हुआ है। मुझे सब समझ आ गया है माँ जी। मैं चाहे जितना मर्जी आप लोगों के लिए कर लूं, पर आप लोग जानबूझकर मुझे अपमानित करना हमेशा से ही चाहते हो। कमरे में मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं। अब मेरा मन नहीं है कि मैं इस घर में रुकूं। मैं उन लोगों के साथ अपने घर जा रही हूँ, अपनी माँ के घर। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई मेरा अपना है ही नहीं। सूरज जी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। जहाँ इज्जत नहीं हो वहां से चले जाना ही अच्छा है। रुको कोमल, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, वहां मैं भी नहीं रह सकता। मैं भी कब से अपने आप को रोक कर बैठा था। अरे सूरज, ऐसा नहीं कहते। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कोमल, गुस्सा थूक दो। और माँ, आप सब भी नए साल के दिन इस तरह की हरकतें करके घर में क्यों सबका मूड खराब कर रहे हो? कोमल, शांत हो जाओ। अभी मेहमान चले जाएंगे, उसके बाद हम कल बात करेंगे। कोमल की सास और जेठानियां यही सोच रही थी कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज और कोमल ने अलग रहने का फैसला कर लिया और कुछ ही दिनों बाद वे दोनों अलग रहने चले गए। कोमल की सास और जेठानियों को बाद में खुद पर पछतावा होने लगा, क्योंकि कोमल के रहते उन्हें कोई काम ही नहीं करना पड़ता था। पर कोमल के जाने के बाद उनके सिर पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई और उन्होंने कोमल जैसी अच्छे स्वभाव वाली बहू का साथ खो दिया। कोमल अपने पति सूरज के साथ अपने छोटे से घर में सुकून से नए साल में नई जिंदगी की शुरुआत करती है। जड़ी बूटी ले लो, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी, सिर्फ 5 रुपए में। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में? जरा देखो तो। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा। उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। तभी सुधा जड़ी बूटी पीसकर तेल निकालकर और उसे अपने सर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब झड़ गए हैं। सुधा ये विश्वास नहीं कर पा रही थी। कहते हैं लड़कियां लंबे बालों में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन सुधा के बाल बचपन से ही छोटे थे। उसके बाल बढ़ते ही नहीं थे। ऊपर से वो सांवली भी थी और दूसरी ओर उसकी बहन राधा के लंबे और घने बाल थे और राधा गोरी भी थी। इसीलिए राधा बचपन में हमेशा सुधा को चिढ़ाती थी, तू तो मेरी सगी बहन नहीं है, तुझे तो माँ और पापा रास्ते से उठाकर लाए थे, नहीं तो तू इतनी बदसूरत कैसे है। ये सुनकर सुधा हमेशा रोती थी। माँ पापा देखो ना राधा क्या बोल रही है, माँ पापा देखो ना। राधा और सुधा की माँ शमिता कहती थी, रो क्यों रही है सुधा, राधा ने कुछ गलत तो नहीं कहा, तू बदसूरत है, तेरे सर पर बाल भी नहीं है, मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए थी। सुधा का पिता भी उससे प्यार नहीं करता था। सुधा को हमेशा हर किसी से नफरत ही मिलती थी।
ऐसे ही बड़ी हुई सुधा। हर रोज वो रात को रोती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान कुछ चमत्कार करवा दीजिए, मेरे पैर तक लंबे बाल उगा दीजिए, प्लीज भगवान प्लीज। और इसी तरह सुधा और राधा दोनों जवान हो गई। आज सुधा को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। सुधा आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही है। उसके सर पर अभी भी ज्यादा बाल नहीं है। वो आईने में अपने आप को देख ही रही थी कि तभी उसकी माँ आ गई और ताने मारना शुरू कर दिया। यहाँ ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी करो, नहीं तो ये लड़का भी हाथ से चला जाएगा। वहां राधा आ गई और बोली, माँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे पहले इस भूतनी की शादी क्यों करवाना चाहती हो। राधा बेटी, इस भूतनी को तो पहले विदा करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कौन इससे शादी करेगा। एक बार बस ये सर से उतर जाए, उसके बाद मैं तेरे लिए बहुत अमीर और अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। माँ आप सभी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तेरे सर पर बाल नहीं है सुधा, तू बदसूरत है बदसूरत, तू मेरी बहन कहलाने के लायक नहीं है। थू। सुधा रोने लगी। वो पूरी जिंदगी रोती ही आई है। अविनाश नाम का लड़का सुधा को देखने के लिए आया। शमिता के कहने पर राधा अपने कमरे में ही बैठी हुई थी, क्योंकि शमिता ने उससे कहा था, बेटी तू कमरे के अंदर ही रहना, नहीं तो लड़के वाले सुधा से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। खैर अविनाश के साथ सुधा का रिश्ता तय हो गया, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा दहेज देना पड़ा। उस बात को लेकर भी शमिता सुधा को ताने मारने लगी। सुधा मन ही मन सोचने लगी, अपने घर में तो मुझे शांति नहीं मिली, शायद ससुराल में जाकर मैं खुश रहूंगी। सुधा की शादी हो गई और शादी वाले दिन ही अविनाश ने राधा को पहली बार देखा और देखते ही उसके प्यार में पड़ गया। यार मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? कितनी गोरी है ये, कितने लंबे बाल हैं इसके। इससे पहले मिल लेता तो मुझे इस भूतनी से शादी नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सुधा अविनाश के साथ ससुराल चली गई और ससुराल पहुंचते ही सुधा की सास विमला ने सुधा को 1000 काम थमा दिए। रसोई जाओ और सारे बर्तन मांजो, उसके बाद खाना बनाओ और उसके बाद पूरा घर साफ करो। मत भूलना कि तुम्हें इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ काम करवाने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है माँ जी, नहीं भूलूंगी। सुधा बिना थके काम करने लगी। उसकी सास और उसका पति उसके छोटे छोटे बालों को लेकर मजाक उड़ाने लगे। तुम्हारे बाल तो मुझसे भी छोटे हैं सुधा। ये तो पूरी नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ, मुफ्त की नौकरी। अविनाश मजाक उड़ाता ही गया और एक दिन उसके साथ राधा की मुलाकात हो गई। राधा को अपने लंबे बालों को लेकर बहुत अहंकार था। वो सुंदर भी थी। अविनाश को उससे प्यार हो गया और राधा भी अविनाश को पसंद करने लगी। और एक दिन अविनाश और राधा ने शादी कर ली। राधा अविनाश के घर चली आई। ये देखकर सुधा को जैसे सदमा लग गया। राधा, राधा तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तूने मेरे पति से शादी कर ली। चुप रह, समझी ना? अविनाश तो तुझसे प्यार भी नहीं करता है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हाँ हाँ, ऐसे बिना बाल की औरत से कौन प्यार करेगा? मुझे तो लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद है। सुधा बस अकेली चुपके से रोती रही। अगले दिन वो बाजार गई और देखा एक बूढ़ा आदमी जड़ी बूटी बेच रहे हैं। जड़ी बूटी ले लो, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में? जरा देखो तो। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा। उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। रात को सभी सो गए और तभी सुधा ने जड़ी बूटी पीसकर तेल निकाला और उसे अपने सिर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब झड़ गए हैं। सुधा को जोर से रोना आ गया। ये क्या हो गया? मेरे सारे बाल झड़ गए, अब मैं क्या करूं? सुधा जोर जोर से रोने लगी और उसे इस हालत में अविनाश, विमला और राधा ने देख लिया। ये क्या, तू पूरी तरह से गंजी हो गई? छी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी तरफ, मुझे उल्टी आ रही है। सुधा तुम निकलो यहाँ से, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर में रहोगी तो इस घर का नाम बदनाम होगा। सभी ने मिलकर सुधा को घर से निकाल दिया। सुधा रोती हुई एक जंगल में चली गई। जंगल में वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी पेड़ पर एक पंछी रहती थी। उसने सुधा को रोते हुए देखकर कहा, तुम रो क्यों रही हो? सुधा ने उस पंछी को सब कुछ बताया। रो मत, ज्यादातर इंसान बुरे होते हैं, इसीलिए तो हम जंगल में रहते हैं। इस जंगल में सब कुछ है, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है यहाँ। एक फल है, उसका रस निकालकर सर पर लगाने से बाल बड़े हो सकते हैं। सच? कहाँ मिलेगा मुझे वो फल? मैं लाती हूँ।
उस पंछी ने कुछ ही देर में सुधा को फल ला कर दिया। उस फल का रस निकालकर सुधा ने सर पर लगाया और उसके बाल उगने लगे। उसके बाल सर से पैर तक आ गए, काले लंबे घने बाल, ठीक जैसा सुधा चाहती थी। सुधा ने पंछी से कहा, अच्छी पंछी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस फल का रस लड़कियों को बेचना चाहती हूँ, उन लड़कियों को जिनके बाल नहीं उगते, ताकि उन्हें भी मेरी तरह परेशानियों का सामना न करना पड़े। सुधा जंगल से निकलकर फल का रस बेचने लगी और एक दिन उसे अविनाश और राधा ने देख लिया। तुम सुधा हो ना? हाँ, क्यों? अरे वाह, तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हो गए? इस फल का रस निकालकर सर पर लगाने से। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहोगी? ये सब देख और सुनकर राधा को जलन हो रही थी। उसने फल का रस लिया और पूरी बोतल अपने सर पर डाल दी, लेकिन उससे असर उल्टा हो गया। उसके सारे बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं गंजी हो गई। बहुत अच्छा हुआ, यही लालच का नतीजा है। बचपन से आज तक तूने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, अब देख कैसा लगता है। और हाँ विनाश, मैं फालतू लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, तुम रहो अपनी पत्नी के साथ। राधा का अहंकार मिट्टी में मिल गया। अविनाश को भी गंजी राधा के साथ ही रहना पड़ा और फल का रस बेचकर सुधा बहुत अमीर बन गई। चारों तरफ उसके बाल के चर्चे होने लगे और वो